Hey, hi all of you. My name is Rishabh Agarwal, and I'm a professional astrologer, and I would like to share my thoughts and views on the Gautam Buddha horoscope analysis. So, after the ending of this video, I would welcome all of you to comment on my video and let me know that what are your thoughts on my analysis. And in continuation to this, post shooting of the uploading of this video, and after studying your views and comments, I will post another videos of the sannyas yogs. So आइए चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ये गौतम बुद्ध की कुंडली है, इनकी कर्क लगन की कुंडली है, और आप देखिए कि कर्क लगन का स्वामी जो कि चंद्रमा होता है वो बहुत ही पावरफुल होकर के लिब्रा साइन में बैठा है, एंड बहुत ही पावरफुल पंच ग्रही योग बन रहा है 10th हाउस में, जो कि आपका हाउस ऑफ प्रोफेशन होता है. वहां पे सन, जुपिटर, वीनस, सैटर्न और मार्स ये सब बैठे हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस 11th हाउस में मरकरी, एंड देन 12th हाउस में राहु एंड केतु बीइंग द कारक ऑफ मोक्ष सिटिंग इन 6th हाउस एंड डायरेक्टली सीइंग द 12th हाउस. तो कुंडली को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम लोग आइए ये देखते हैं कि गौतम बुद्ध में की कुंडली में हम ये कहाँ से आइडेंटिफाई करें कि ये एक राज परिवार में पैदा हुए. तो मैं आपको ये समझाता हूँ. इनका जो जन्म था वो 14th अप्रैल 623 BC बिफोर क्राइस्ट में हुआ था. प्लेस वाज लुम्बिनी एंड द टाइम वाज अराउंड मिड डे. सो coming to his chart, and let's try to understand that why he is born in Chakravarti Samrat Raj Parivar and how this can be analyzed from his birth chart. So as a first step you see that जो हम फादर का कारक होता है वो सूर्य होता है, और 9th हाउस जो होता है वो पिता का घर होता है. तो आप देखिए कि 9th हाउस का पिता का कारक जो सन वो आकर के 10th हाउस में आ गया, और जो 9th हाउस का लॉर्ड है जुपिटर, that too has also conjunct in with sun. And then the most peculiar thing is that you can also see that both of them are sitting in Rajasthan. And जब सन मेष राशि में आके बैठता है तो वो एज पावरफुल हो जाता है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन होती है. तो हालांकि सन का जो अपना घर होता है वो 5th नंबर की राशि होती है, लेकिन वहां पे वो उसका अपना घर होता है, लेकिन उसका जो लेवल होता है वो एक स्टेट गवर्नमेंट जैसा होता है. बट जब वो मार्स के साइन में आके बैठता है तो वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन की तरीके से ऑफिसर की तरीके से बैठता है. एंड दैट्स व्हाई टू अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल, पीएम हैज ऑलवेज अ मोर पावर देन सीएम. So that's why you can see that his father is definitely sitting as a very strong, and ये एक अपने आप में साबित करता है कि इनके पिता की पोजीशन बहुत ही अच्छी होगी. चलिए अब बाकी चीजें देखते हैं. राज परिवार में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं. तो राज परिवार के लिए या राजा के पास धन होना चाहिए, प्रजा होनी चाहिए, कमांडर ऑफ आर्मी होनी चाहिए, और बेस्ट प्रीचर्स और एडवाइजर्स होने चाहिए. तो आप देखिए वो भी सारी चीजें यहाँ से इनकी कुंडली में साफ दिखाई देती हैं. सन और जुपिटर, सन तो खैर हो ही गया. सबसे पहले आप सैटर्न देखिए. सैटर्न भी उनके 10th हाउस में आके बैठ गया, तो विच शोज कि विच रिप्रेजेंट्स लेबर्स एंड फॉलोअर्स. ठीक है, तो दैट्स व्हाई प्रजा अपने आप पिक्चर में आ गई. देन द सेकंड वन इज द मार्स. मार्स इज आल्सो डिनोट्स पुलिस और आर्मी, and that too it is sitting in its मूल त्रिकोण राशि. ठीक है, तो मार्स के साथ आर्मी और it also represents kingdom as well, भूमि. तो किंगडम भी आ गया, लेबर भी आ गई, and then Venus denotes all materialistic support and as plus women's as well, तो वो भी आ गया. अब उसके बाद आप देखिए तो जुपिटर भी यहाँ पे है, जो कि एक तरीके से कारक है बेस्ट प्रीचर्स और एडवाइजर्स और मिनिस्टर्स का. एंड देन तो ये भी आप देखिए पूरा राज परिवार आ गया 10th हाउस में. तो ये बात तो साबित हो गई कि इनके पिता की पोजीशन इज बहुत स्ट्रांग है, और वो एक राज परिवार से, ये भी हमें देखने को मिला. अब एक ये रोल भी देखिए कि जुपिटर का कंजंक्शन केतु के साथ भी बन रहा है 9th हाउस की 6th हाउस में. वो देख रहा है 9th हाउस नवी दृष्टि से.
तो केतु जो है वो डिनोट करता है टेम्पल को, प्रेस्टीज को, और जब भी राजा आगे चलता है तो उसके आगे बंदे चलते हैं, लेबर चलती है जो कि झंडा लेके चलती है, which represents his dignity, symbolifies his dignity. So that's why you can see कि that combination is also enabled, जो कि फिर से एक राज परिवार को शो कर रहा है. And then लेकिन एक चीज है कि जुपिटर इज सीइंग केतु विद हिज 9th दृष्टि which will enable royal ministers, but Jupiter is a karkat of his elder brother as well, and that's since it is conjunction with having a with Ketu, तो इसीलिए उनके बड़े भाई ने कभी भी उनको पसंद नहीं किया. Now coming on to the next thing, that is moon. तो माँ का मून माँ का कारक भी है, 4th हाउस माँ का भी कारक है. So moon is also very powerful in by sitting in 4th house, which will provide all kinds of comfort through her mother as well as well. और उनका जो जन्म हुआ है वो पूर्णिमा का दिन हुआ है, जिस दिन चंद्रमा सबसे बली होता है. Sun is also seeing on the moon, moon is also seeing the sun, and 5 planets are seeing the Lagna Lord, which is making the Lagna as very highly fortified. Hence, we can conclude one thing definitely, that he has got the full Raj Parivar support because of all these above explanations. अब क्वेश्चन ये उठता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उनके पास अपनी लाइफ में वो इतना सफल एक राज परिवार से बिलोंग करते थे, तो उनका सन्यास की तरफ मन गया कैसे, या उनके दिमाग में वैराग्य आया कैसे. तो आइए पहले तो ये समझते हैं कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स फॉर संन्यास योग. तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि वो जन्म से बहुत इमोशनल थे, क्योंकि कर्क लग्न का स्वामी लग्न चंद्रमा होता है, और चंद्रमा अपने आप में इमोशंस को डिनोट करता है. देन सैटर्न एस्पेक्टिंग मून, ये एक विरक्ति क्रिएट कर देता है, क्योंकि शनि जो है वो खुद एक विरक्ति का कारक है, और जब सैटर्न मून को देखता है, जो कि हमारे मन को देखता है, तो वो एक वैराग्य सा क्रिएट कर देता है. बट इतना ही सफिशिएंट नहीं है, और भी इसके अंदर काफी सारे योग बन रहे हैं जो कि सबने मिलके उनके ऊपर वैराग्य का असर आया. तो आइए वो भी देखते हैं. सबसे पहला, राहु इज एस्पेक्टिंग द मून विद हिज 5th साइट, which shows that his mind will become unstable. Then second one is Saturn is aspecting the moon with his 7th site, which is also causing the detachment योग. Then आप ये देखिए, मून से आगे 2 घर उसको सपोर्ट करने के लिए कोई क्रूअल प्लैनेट नहीं है, केतु है, और केतु इज अ कारक ऑफ द मोक्ष, और केतु 6th हाउस से बैठ के डायरेक्ट 12th हाउस को देख रहा है, क्योंकि हर प्लैनेट अपनी 7th साइड से जरूर देखता है. तो इसकी जो 7th साइड जाएगी वो 12th हाउस पे जाएगी, तो केतु मोक्ष के घर को भी देख रहा है. तो इन सब रीजंस की वजह से उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ. अब ये भी समझते हैं कि उन्होंने जो अपना घर था वो अपना 29th ईयर की एज पे उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था. तो उस समय 29th की एज पे उनकी ट्रांजिट या गोचर में क्या हो रहा होगा. So based on his life events, I have calculated that Jupiter must have traveled from 3rd Rashi to 7th Rashi, and that is where he must have left his house. क्योंकि वहां पे क्या हुआ, जुपिटर, राहु और मून कॉम्बिनेशन बन गया, और सैटर्न और केतु भी आएगा पिक्चर में, क्योंकि केतु आपका 12th हाउस को देख रहा है और सैटर्न यहाँ से डायरेक्ट मून पे साइड डाल रहा है. तो ये सारे जो इवेंट्स हैं, इनने मिलके उनके मन को एकदम से हिला दिया, जिसकी वजह से वो घर छोड़ने पे मजबूर हुए, या उन्होंने घर छोड़ने जैसा इतना बड़ा डिसीजन लिया, जबकि उनके पास एक बच्चा, बहुत ही ब्यूटीफुल वाइफ और इतना बड़ा राज परिवार, जहाँ पे वो युवराज बनाए ऑलरेडी डिक्लेयर्ड थे, जहाँ पे उनकी प्रजा भी उन्हें इतने प्यार करती थी. बट इन स्पाइट ऑफ दिस ऑल कंफर्ट्स ही हैज लेफ्ट हिज हाउस. देन द फाइनल थिंग कम्स दैट व्हाई ही ओनली हैज अटेन्ड द आत्मज्ञान. भाई घर तो बहुत लोग छोड़ते हैं, क्योंकि शनि और चंद्रमा का कारक जहाँ जब कॉम्बिनेशन बनता है तो वो सब एक पार्ट के संन्यास को डिनोट करते हैं, लेकिन इसके अंदर मैक्सिमम जनता पागल सी हो जाती है, लेकिन आत्मज्ञान सबको नहीं मिलता. तो ऐसी क्या रीजन है, ऐसा क्या कॉम्बिनेशन है जो इनको आत्मज्ञान तक ले गया. तो आइए वो समझते हैं. पहला, केतु सिटिंग इन 6th हाउस एंड सीइंग द 12th हाउस is a definitely strong yoga of moksha or atmagyan, and since he has attained the atmagyan at the age of 35, so we will observe his 35th year of transit
or Gochar, and then we can conclude that apart from this yoga, Saturn must have traveled into the 12th house and therefore formed a conjunction with the Saturn and Ketu to provide a Atma Gyan. So this is what is my analysis, complete analysis on Gautam Buddha chart. आप अपने कमेंट्स करिए, लिखिए और मुझे जरूर बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको पसंद है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और मैं आपके लिए और भी वीडियोस लाता रहूंगा इस तरीके के इंफॉर्मेटिव। थैंक यू।